अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन पे, जो कि एक कंपोनेंट है जॉब एनालिसिस का। क्योंकि हम जॉब एनालिसिस को आप समझ चुके हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जॉब एनालिसिस पे बात की। और जॉब एनालिसिस में हमने सीखा था कि जॉब एनालिसिस में हम जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शंस सेट करते हैं या प्रोसीड कर रहे होते हैं, और इसके लिए हम एक वर्कआउट करते हैं ताकि हमारे पास जॉब जो फ्यूचर में हम वर्कर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो वर्कर्स हमारे लिए करीम हो, बेस्ट वर्कर्स हो। जैसे हमने कहा था, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो आज हम सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कुछ देख लें कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करेंगे। हाउ टू राइट जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप बुक्स ओपन कर सकते हैं। बुक में जॉब एनालिसिस का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है, टैलेंट मैनेजमेंट, उसी से ही मैंने स्लाइड्स लिए। Writing job descriptions. The most important product of job analysis is job description. A job description is a written statement of what the worker actually does, how he or she does it, and what the job's working conditions are. You use this information to write a job specification. This list of knowledge, abilities, and skills required to perform jobs satisfactorily. There is no standard format for writing job description. However, most descriptions contain sections that cover. तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप जब सेट करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन में आप वर्किंग कंडीशंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं किसी भी वर्क की, किसी भी जॉब की, किसी भी वर्किंग कंडीशंस की, किसी भी वर्कर के लिए, आप इसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप सेट कर लेंगे, ये आप जॉब स्पेसिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। यानी जब मैं जॉब डिस्क्राइब कर लूँगा, एक जॉब में जॉब आइडेंटिफाई कर लूँगा, उसकी समरी बना लूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ देख लेंगे, फिर अथॉरिटी, लेवल ऑफ अथॉरिटी हम जिसे हमने कहा था चेन, वो चेक कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस भी हम जज कर लेंगे, वो भी राइट अप कर लेंगे, वर्किंग कंडीशंस भी अगर राइट अप कर लें, हम एक ही पेज पर स्ट्रक्चर बना लें, तो ये हेल्प आउट करेगा हमें जॉब स्पेसिफिकेशन में। इन चीज़ों को देखते हुए अल्टीमेटली हम एक वर्कर के एप्टीट्यूड, एबिलिटीज़, नॉलेज, स्किल्स और टैलेंट्स पे फिर ईजीली हम उसे जज कर पाएंगे। यानी जब हमारे सामने कैंडिडेट्स आते हैं, 5 कैंडिडेट आए हैं स्क्रीनिंग होने के बाद, हमने शॉर्ट लिस्ट की है, तो हम उनमें से एक कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे सामने जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जिस पे हमने पहले वर्कआउट किया हो, काम किया हो। अगर पहले हमने काम किया होगा तो अब हम इन 5 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जॉब एनालिसिस जब कर रहे होते हो, तो इन जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप अपने पास जॉब को डिस्क्राइब कर लें, डिफाइन कर लें। वेरी सिंपल। जब जॉब को डिफाइन कर लें, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर हेल्प आउट करेगा रिक्रूटमेंट में भी और सिलेक्शन में भी। अब देखते हैं कि आप कौन कौन से काम करने होंगे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट जॉब आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। सेकंड, जॉब समरी आपको बनानी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ आपको जज करनी होंगी। अथॉरिटीज़ ऑफ इनकम्बेंट आपको देखना होगा कि आप जिस जॉब के लिए आप वर्कर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो किसको रिपोर्ट करेगा। हम जिसे कहा था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी इसका सुपरवाइज़र कौन होगा, इस वर्कर का टॉप मिडल मैनेजमेंट में ये वर्कर आ रहा है, या ये टॉप मैनेजमेंट में आ रहा है, या ये वर्कर लोअर मैनेजमेंट का पार्ट होगा, या इसके लीडर्स कौन होंगे, ये किस डिपार्टमेंट को डील करेगा, ये आपने देखना होगा। और इसे आप क्या कह रहे हो, अथॉरिटी ऑफ इनकम्बेंट। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, वर्कर जब कोई भी जॉब परफॉर्म करेगा, या किसी जॉब में वो इन्वॉल्व होगा, तो उसको ज़रूर कोई स्टैंडर्ड दे दें। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मींस कि आप उसको कोई बेसिक रूल्स रेगुलेशंस दे दें, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दे दें, टीओआरस दे दें, कि इसको देखते हुए आपने जॉब करनी है। और कल इसी फ्यूचर में हम आपको इन स्टैंडर्ड्स पे जज करेंगे, आपका अप्रेजल करेंगे, आपकी जॉब एनालिसिस करेंगे कि आपने वैसे काम किया या नहीं किया जो हमने आपको स्टैंडर्ड दिया था। यानी बजट दे दें। और वर्किंग कंडीशंस भी सेट कर लें कि ये वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं हमारी इस जॉब की, जिस जॉब के लिए हम फ्यूचर में वर्कर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। और वर्किंग कंडीशंस में चेंजेस क्या आते रहते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं, क्विक चेंजेस हैं, या इसमें
ग्रेजुअल चेंज आता है या माइनर चेंजेस होती हैं, ये आपने देखना होगा। और अब एंड पे आप क्या कर लेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसे हमने कहा था बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड्स को यहाँ जाके जज कर लें। अब हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जॉब आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होगी आपको। एज इन फिगर 4.7 बुक में आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा कि बुक में आपके पास यही पेजेस हैं, यही स्लाइड्स हैं। द जॉब आइडेंटिफिकेशन सेक्शन ऑन टॉप कंटेन सेवरल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। द जॉब टाइटल स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द जॉब सच एज सुपरवाइजर ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस और इन्वेंट्री कंट्रोल क्लर्क। ये देखें, ये तो जॉब के टाइटल हो गए। ये टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, ये प्रोफेसर हो सकता है, ये क्लर्क हो सकते हैं, ये अकाउंटेंट हो सकता है, ये कोई फिजिशियन हो सकता है, ये कोई डॉक्टर हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको जॉब चाहिए, उसका टाइटल आप पहले ज़रूर सेट कर लें। इसमें आपको कहा कि डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, यानी कि ऐसा पर्सन है जो डेटा प्रोसेसिंग करता है आईटी से रिलेटेड, या इन्वेंट्री कंट्रोल, या कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास इन्वेंट्री आती है, स्टॉक या गुड्स आती हैं, तो उनको कंट्रोल करता है और उनकी कंट्रोलिंग इसका काम है। द FLSA status section identifies the job as exempt or non-exempt. Under the Fair Labor Standard Act, certain positions, preliminary, administrative, and professional, are exempt from the Act's overtime and minimum wage provisions. Date is the date the job description was actually approved. ये हम कुछ फॉर्मेट आगे देखने जा रहे हैं, उसको डिस्कस किया गया है कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो वहाँ ज़रूर ये लिख लें कि किस डेट तक आप वर्कर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, किस डेट को आप सिलेक्शन में जाएंगे, तो ये आपको बता दिया गया है। फिर ओवर टाइम साथ देख लें कि मिनिमम वेज क्या होगी, एक वर्कर की बेसिक सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस कितने देंगे हम, और इसी तरह उसका जॉब स्केल क्या क्या होगा। जैसे हम बीपीएस की बात कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं जॉब्स के, 1 to फॉर एग्जांपल 16 है, गजटेड है, नॉन गजटेड है, ये आप ज़रूर जज कर लें। डिफ़ाइन करने जा रहे हैं आप अपनी जॉब को, जो जॉब आप जिस जॉब के लिए आप वर्कर सेलेक्ट करेंगे। There may also be a space to indicate who approved the description, and perhaps a space showing the location of the job in terms of its facility division and department. तो ये भी आप साथ जज कर लें कि लोकेशन क्या होगी, किस डिवीज़न में काम करेगा, किस लेवल पे ये वर्कर काम करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे या टॉप लेवल पे काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, डिसीजन मेकर होगा, लाइन होगा या स्टाफ मैनेजर होगा, ये भी आप चेक कर लें। और हमने पढ़ा था लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर को, हमने कहा था लाइन मैनेजर वो है जो डिसीजन मेकर होता है, स्टाफ मैनेजर वो है जो जस्ट स्टाफ को सुपरवाइजरी सपोर्ट या हेल्प आउट प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ इसे कंप्लीट कर लें कि दिस सेक्शन माइट आल्सो इंक्लूड द इमीडिएट सुपरवाइजर टाइटल एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी एंड पे स्केल। देयर माइट आल्सो बी स्पेस फॉर द ग्रेड लेवल ऑफ जॉब इफ देयर इज सच अ कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, अ फर्म में क्लासीफाई प्रोग्रामर्स एज द प्रोग्रामर 2, प्रोग्रामर 3 एंड सो ऑन। तो ये वही स्केल्स हैं कि आप मीन्स के जैसे टीए है, टीचिंग असिस्टेंट हो गया, लेक्चरर है, मीन्स के एपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये डिफरेंट स्केल्स होते हैं हर एक जॉब में। तो आप जहाँ भी देखें जॉब स्केल होते हैं, तो स्केल को आप ज़रूर, तो पहले तो आपने जॉब को आइडेंटिफाई मीन्स के जॉब को डिफाइन कर लेना होगा मुकम्मल, उसको जॉब इन्फॉर्मेशन को लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें, एक मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर रखा, ये देखें, ये जॉब्स बुक से ही मैंने ये स्लाइड ली कि जॉब टाइटल, और ये है कि टेली सेल्स रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेटिव, ये सेल रिप्रेजेंटेटिव है एक इसका टाइटल। तो अब आपने देखा हो ना हो, सेल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसको पैकेज कितना दिया जाए, किस डेट तक इसका हमारे साथ एग्रीमेंट होगा, या किस डेट को हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसका स्केल क्या है, वेजेस, सैलरीज, ये सब क्या होंगी, और इसकी एक्सपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ये तो फर्स्ट आपने डिफाइन कर लिया। रिकमेंडेड सैलरी ग्रेड, जॉब फैमिली, सेल्स से ये रिलेटेड होगा, डिवीजन इसकी हायर एजुकेशन, और डिपार्टमेंट इन हाउस सेल। इसी तरह जॉब कोड होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोड दे दिया जाता है। जॉब कोड डिपेंड करता है जितनी जॉब्स होंगी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 वर्कर काम कर रहे हैं तो 1 to 1000 उनके हो सकते हैं जॉब कोड। एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्जेम्प्टेड स्टेटस, ये नॉन एग्जेम्प्टेड होगा, इसमें मीन्स कोई एग्जम्पशन इसे माफ़ी इस्tisna नहीं होगा, मीन्स इसे एक्स्ट्रा कोई कन्वेंस या ऐसी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाएंगी।
और सेल वर्कर होगा ये रिपोर्ट्स टू डायरेक्ट सेल मैनेजर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर, ये डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर तक इसको अथॉरिटी होगी, वहाँ तक ये जा सकता है, इससे फर्दर ये किसी को भी रिपोर्ट नहीं करना इसने। और लोकेशन बोस्टन कहा गया और डेट जो है अप्रैल 2019 है। समरी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जॉब समरी का। और जॉब समरी क्या है? द जॉब समरी शुड समराइज द एसेंस ऑफ जॉब and include only its major functions or activities. Thus, in Figure 4.7, the tele-sales representative is responsible for selling college textbooks for the job of mailroom supervisor. The mailroom supervisor receives, sorts, and delivers all incoming mail properly, and he or she handles all outgoing mail, including the accurate and timely position of such mails. तो इसके बाद आप क्या कर लेंगे, जॉब समरी बना लेंगे और तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन को ब्रीफली आप बता देंगे कि इस वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्या काम करेगा ये, जैसे जॉब समरी है। और इसी की जॉब समरी आप रीड आउट कर सकते हैं, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द जॉब। तो यहाँ जॉब समरी आपके सामने आ गई है, ये मुकम्मल एक पैराग्राफ लिख दिया गया। तो आप इस तरह एक पेज पे स्ट्रक्चर सेट करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। बहुत इजी है कि अब आप वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ पे स्ट्रक्चराइज कर लें कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, यानी राइट्स क्या होंगे, लाइबिलिटीज़ क्या होंगी एक वर्कर की, यानी कौन कौन सी चीज़ों पे उसे राइट होगा और कौन कौन सी उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी। दिस इज़ द हर्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, और ये मेजर बॉडी है जॉब डिस्क्रिप्शन की। इट शुड प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ जॉब सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ एज इन फिगर 4.7। लिस्ट ईच ऑफ द जॉब मेजर ड्यूटी सेपरेटली एंड डिस्क्राइब इट इन फ्यू सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं हम कि यहाँ किस तरह जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ बताई गई हैं आपको। और यहाँ आप देख लें कि जॉब समरी के बाद स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑफ जॉब आपको बता दिया गया है, तो हम यहीं रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ आपको कहा गया कि इन द फिगर फॉर इंस्टेंस जॉब ड्यूटीज इंक्लूड अचीव क्वांटिटेटिव सेल गोल, यानी इसे एक वर्कर को सेल गोल दिया जाएगा। जैसे टारगेट होते हैं हर वर्कर के, उस टारगेट को इसने मुकम्मल करना होगा, फुलफिल करना होगा। मंथली टारगेट, क्वार्टर हो सकता है, सेमी एनुअली और एनुअली हो सकता है। एंड डिटरमिन सेल प्रायोरिटीज़। Typical duties for the job might include making accurate postings to accounts payable, maintaining favorable purchase price variances, and repairing production line tools and equipment। ये डिपेंड करता है जिस टाइप का वर्कर है उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वर्कर ज़रूर फॉलो करेगा। दिस सेक्शन में आल्सो डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द जॉब होल्डर अथॉरिटी। और यही सेक्शन, इसी सेक्शन में हम बता देंगे कि इसकी लिमिट्स क्या होंगी, कहाँ तक इसे एक्सेस होगी। ऐसा नहीं है कि ये वर्कर मींस के लिमिट्स को क्रॉस करे, या जो इसे टारगेट्स दिए गए उनको क्रॉस करे, या जो इसकी स्टैंडर्ड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको ये क्रॉस करे, नहीं कर सकता। तो आप ज़रूर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ भी क्लियर कर लें। इसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड वर्किंग कंडीशंस। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप अपने वर्कर को वर्किंग स्टैंडर्ड्स दे दें, उसे वर्किंग स्टैंडर्ड्स मींस टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, कंडीशंस बता दें। इन कंडीशंस को तुम फॉलो करोगे, ये तुम्हारा डिसिप्लिन होगा, और इसको फॉलो करते हुए आपने जॉब परफॉर्म करनी होगी। तो ये भी पहले सेट कर लें, ताकि जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं या मार्केट में ऐड देने जा रहे हैं तो ये उसमें पोस्ट कर लें, ताकि आपको आपको वो वर्कर्स मिलें जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर सकें। A standard of performance section lists the standards the company expects the employee to achieve for each of the job descriptions, main duties, and responsibilities. Setting standard is never easy. However, most managers soon learn that just telling subordinates to do their best doesn't provide enough guidance. यानी आप एक वर्कर को अगर कह देते हैं कि डू योर बेस्ट, तो ये एक स्टैंडर्ड है उसके लिए कि आप जितना अच्छा कर सकते हो, जो आप में क्वालिटीज़ हैं, आप उस लेवल तक जॉब को फुलफिल करें। तो वो वर्कर वो परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा जो परफॉर्मेंस आपका गोल है या ऑब्जेक्टिव है। तो आप बेस्ट यही होगा, अच्छा यही होगा कि आप एक वर्कर को ब्लैक एंड वाइट में, रिटर्न में उसे एक मैनुअल दे दें और वही उसका स्टैंडर्ड हो, वो उसको फॉलो करते हुए अपनी जॉब परफॉर्म करे। One straightforward way of setting standard is to finish the statement I will be completely satisfied with your work when। अगर आप किसी वर्कर को ये कह दें कि मैं आपकी जॉब से उस वक्त सेटिस्फाई होऊंगा जब आप इस स्टैंडर्ड को, हमारे मैनुअल को, हमारे जॉब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को, रूल्स रेगुलेशंस को, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो हम आपसे सेटिस्फाई होंगे, तो फिर आपका वर्कर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। अदरवाइज अगर वर्कर को आप मींस के फ्री हैंड दे दें तो आपका वर्कर
वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो आप चाहते हैं। दिस सेंटेंस इफ कंप्लीटेड फॉर ईच लिस्टेड ड्यूटी शुड रिजल्ट इन यूजेबल सेट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये हमारे पास यूजेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगा और इसकी बेसिस पे फ्यूचर में वर्कर को एनालाइज किया जा सकता है। ये काम करने के बाद अब आप जॉब की स्पेसिफिकेशन लिख लें। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? द जॉब स्पेसिफिकेशन टेक द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हाट ह्यूमन ट्रेड्स एंड एक्सपीरियंसेस are required to do this job effectively. It shows what kind of person to recruit and for what qualities you should test that person. It may be section of job description or a separate document. या तो ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट हो सकता है, आप अलहदा से जॉब स्पेसिफिकेशन बना लें। और इसमें जैसे हमने कभी डिस्कस किया था क्लास में कि जॉब स्पेसिफिकेशन में आप ह्यूमन बिहेवियर को सामने रखते हैं, एप्टीट्यूड्स को सामने रखते हैं, टैलेंट्स देख रहे होते हैं, स्किल्स देख रहे होते हैं, और इनकी बेसिस पर पर्सनैलिटी ट्रेड्स को देख रहे होते हैं कि किस पर्सनैलिटी का पर्सन है, बैड एप्पल्स में है या गुड एप्पल्स में है। या जैसे हमने बात की थी डार्क पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उसमें वो रिपोर्टिंग में हाईएस्ट तो नहीं है। या आप जैसे लीडरशिप एबिलिटीज़ अगर चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये होगा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में हम कुछ सीखे हैं कि जॉब एनालिसिस में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं जिनमें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिनके ज़रिए आप जिनको यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और आप जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे राइट अप करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा, कुछ जनरल डिस्कस भी किया। और आप इसको दोबारा देख सकते हैं कि स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑफ द जॉब आप देख सकते हैं, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहीं कहीं कहीं आपको शो की गई, रिक्वायर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए एक वर्कर का, रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, फॉर्मल एजुकेशन और इक्विवेलेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए, मस्ट हैव द स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड persuasive skills, must have excellent verbal and written communication skills and must be uh, पीसी प्रोफिशेंट, क्या कंप्यूटर लिटरेसी हो, इलिटरेट ना हो, कंप्यूटर को जानता हो, आईटी को जानता हो, ऐसी स्किल्स भी उसमें होनी चाहिए। और इसी तरह अदर हैं कि लिमिटेड ट्रैवल रिक्वायर्ड, कि आप वो ट्रैवलिंग के लिए भी अवेलेबल हो, ट्रैवलिंग कर सकता हो, ट्रैवलिंग में उसे प्रॉब्लम्स ना हों। तो ये देखें, ये कुछ जॉब स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है। और जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ हेल्प आउट करेगी? ये आपको जॉब स्पेसिफिकेशन में भी हेल्प आउट करती है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप कर लेते हैं, दिस इज़ जॉब एनालिसिस। तो हम जॉब एनालिसिस को कंप्लीट कर चुके हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को, जॉब स्पेसिफिकेशन को। तो जो भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स हो आपने ज़रूर कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।